नमस्कार, आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के दूसरे एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि भारत की युवा आबादी किस प्रकार से देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और आज हम चर्चा करेंगे कि इस शक्ति को सही दिशा देने के लिए किन नीतियों, प्रयासों और सामाजिक बदलावों की जरूरत है। एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी और हमारे आज के गेस्ट नंदकिशोर गर्ग जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सुनील सर, हम युवाओं की अक्सर बात करते हैं कि युवा हमारे देश की बैकबोन है, तो युवाओं में वो कौन कौन से गुण हैं जो राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी हैं, और कैसे हम अपने युवाओं को, अपना जो यूथ है, उसे राष्ट्र सेवा, राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा से जोड़ सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि युवाओं में बहुत से गुण होते हैं। कौन से ऐसे विशेष गुण हैं जो कि विकसित भारत की यात्रा में मदद करेंगे? तो यदि मुझे 4 गुण चुनने हों तो मैं कहूँगा सबसे पहले अनुशासन, दूसरा जिम्मेदारी, तीसरा नेतृत्व करने की शक्ति और सेवा भावना। ये 4 गुण को यदि युवा अपने इन 4 गुणों पे जोड़ देगा और इन 4 गुणों को ध्यान रखेगा, जो कि सभी युवाओं में होते हैं, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर पूरे समाज का ऐसा है कि ये सब हमारे पारिवारिक परिवेश में ही उनको सिखा दिए जाते हैं। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जन भागीदारी ने साधारण योजनाओं को जन आंदोलन में बदल दिया। जैसे स्वच्छ भारत का अभियान ले लो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, यदि हम जन भागीदारी की शक्ति का एक उदाहरण देखने चाहें तो इंदौर हमारे सामने है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 8 वर्ष तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का परिणाम नहीं हो सकती, बल्कि लाखों नागरिक की सक्रिय भागीदारी, अनुशासन और सामूहिक जिम्मेदारी का परिणाम है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यह केवल एक जनसांख्यिक तथ्य नहीं है, या इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये एक तरह का स्टैटिस्टिक्स है कि भाई हमारा देश में सबसे ज्यादा युवा है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है। हमारे देश के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखते हैं तो युवा सिर्फ अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगा है। वो कई बारी अपने करियर के अलावा किसी को कुछ नहीं समझता, और हमारे पीछे अगर कुछ साल देखें तो हमारे परिवार में भी ऐसी धारणा बन गई कि जो युवा है वो अपने करियर पे ध्यान दे, बाकी सब परिवार देख लेगा। ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्र निर्माण ऐसे नहीं हो सकता। सभी को ये जानना होगा कि उनके अपने कर्तव्य क्या हैं। उनको भी अपने समाज, सबसे पहले अपने परिवार के लिए, फिर समाज के लिए और फिर देश के लिए कुछ करना है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे और सिर्फ हम बोलेंगे कि हमारा बच्चा करियर में आगे निकल जाए, बाकी सब कुछ और लोग करेंगे, तो कभी भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। युवा कई बारी राष्ट्र निर्माण को मान लेते हैं कि ये सरकार करेगी। ये मैंने नहीं करना, कि जैसे मान लीजिए कुछ गंदा है तो वो सोचते हैं सरकार सफाई करेगी, हम खुद क्यों नहीं शुरू करते। जैसे ही हम खुद शुरू करेंगे तो सब कुछ ठीक होना शुरू होगा। तो जब इस परिवर्तन का युवा हिस्सा बन जाएगा तो आप देखेंगे राष्ट्र अपने आप विकसित भारत की तरफ बढ़ जाएगा। एनसीसी को दोबारा से हमने मान्यता देनी शुरू करी है, क्योंकि एनसीसी भी हमारे आगे आए, और एनसीसी के भी जो कि एनसीसी कभी जब देश बना था बहुत ही सक्रिय भूमिका थी उसकी, लेकिन अब मैं देखता हूं तो उसकी भूमिका कम होती जा रही है। तो इसी प्रकार से इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे युवा डायरेक्टली एनसीसी या एनएसएस के माध्यम से देश के साथ सीधा उसके भागीदारी बन सके देश को आगे बढ़ाने के लिए। जब युवा और जनता जनार्दन देश में भागीदार बनती है तभी विकास जन आंदोलन का रूप लेता है, और जब युवा जुड़ते हैं तभी राष्ट्र का भविष्य बदलता है। नंदकिशोर जी, बहुत सारे हमारे युवा हैं और प्रोफेशनल लोग भी हैं जो स्वेच्छा से टाइम निकालकर स्किल भी देना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं और लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं। ऐसे में वॉलंटियर इंडिया किस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों या फिर सरकार को इस काम के लिए और आगे प्रेरित कर सकते हैं? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अगर इस भाव से लेके चलें, इसी युवा से हम सब कुछ करा सकते हैं। जो एनॉर्मस पोटेंशियल है उसको हम पहचाने और उसको खुलने का अवसर दें। यही युवा है जो नक्सल बनकर, रेड कॉरिडोर बनाकर इस देश को डिस्टर्ब किया। सब पढ़े लिखे लोग थे जी, जो काठमांडू से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ तक डिस्टर्ब रखा।
यही युवा है जो संघ की शाखाओं में जाके क्या कुछ कर पा रहा है। 100 साल में कितना कुछ किया है कि इस देश का प्रधानमंत्री उसका एक जीता जागता मॉडल है। युवाओं की जो शक्ति है उसको पहचानना, उसको काम में लगाना। अब हम वो एक्सपेरिमेंट किया। मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ जिस दिन से मैंने पढ़ाई पूरी की। जी। ऐसे ऐसे इलाकों में स्कूल शुरू किए हमने 1 लाख, जो एकल विद्यालय, सिंगल टीचर। ओके। उसी गांव की 10वीं की लड़की को 3 महीने ट्रेंड किया और वो टीचर। तीसरी चौथी लायक पढ़ाने लायक बना दी। ओके। कंप्यूटर एक्सपोजर कैसे, तो हमने एक बस में लगा के कंप्यूटर भेजे, 40 कंप्यूटर, और कंप्यूटर ऑन व्हील्स। ओके। वहीं पे स्वास्थ्य सेवाएं दी। एक्सपेरिमेंट किए और सरकार ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इवन पुरानी सरकार ने भी किया। अब तो जाके हमें 1 करोड़ रुपया दिया, फंडिंग भी की सरकार ने इनाम के तौर पर। ओके। आज हम जिन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों से कमीशन अफसर बनाना, सेनाओं में भेजना किसका दायित्व? माँ बाप तो कहते नहीं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, पढ़ के अपने अमेरिका चला जा। जी। मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए 1000 बच्चे अमेरिका चले गए, तो देश को क्या मिला? अब उनको हमने जोड़ा, एलुमनाई से जोड़ा है, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि देश के प्रति सोचो भाई। जी। आओ कभी कुछ करो देश के लिए। भारत के डॉक्टर, भारत के इंजीनियर, भारत के साइंटिस्ट। मेरा बच्चे ने जो अभी इसरो में जो भेजा हमने चांद पर, उसके अंदर उसका बड़ा इनपुट था। उस बच्चे को बुलाया हमने, बच्चों से मिलाया कि ये पराशर बच्चा है, मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ के, और कैसे इसरो से होते हुए इसने चांद के ऊपर भेजने में योगदान दिया। तो बच्चे दूसरे प्रेरणा लेंगे। गुप्ता जी ने भी बताया था कि हम अभी डेमोग्राफिकली यूथ हैं। रशिया से आए लोग, कोरिया से आए, भारत के लोगों को भेजो, हमें बहुत आवश्यकता है। ओके। वो कॉम्पिटेंट हैं, ईमानदार हैं। जिस देश में जाते हैं वहाँ नेगेटिविटी नहीं है। तो मतलब एनजीओज और गवर्नमेंट को ये चैनलाइज करना है कि इन युवाओं को इस दिशा में लगाया जाए और इनका यूज किया जाए। आज हमारे को जनसंख्या जो लगती ज्यादा है, इसको आप भेज के आज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी भेजो, जी। सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वेलकम करते हैं, क्योंकि हम उस देश के भी प्रति वफादार हैं, क्योंकि हम तो पूरे विश्व के प्रति वफादार। इसलिए आज भारत की इस परंपरा को हमने जीवंत रखा। अच्छे लोगों की संख्या घटनी नहीं चाहिए जी। और उपयोगी बनना है राष्ट्र के लिए। यूथ्स के ऊपर हमें भरोसा करना पड़ेगा और उनको केवल दिशा देनी है कि तुम्हारा काम केवल अच्छी नौकरी लेके अपने लिए सेटल होना नहीं है। तुम्हारा काम अपना परिवार की परिभाषा थोड़ी बड़ी, ताकि आगे आगे मुझे डर लग रहा है कि मौसी कहाँ से आएगी, बुआ कहाँ से आएगी, चाची कहाँ से आएगी। ये भी तो बच्चों को हमें बताना कि परिवार को पहले बड़ा बनाओ, जी। परिवार के अंदर संस्कार लेके आओ, हफ्ते में 1 दिन बैठ के मिलके खाना खाना सीख लो। जी बिल्कुल। अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। यही कारण है कि विकास केवल सरकारी कार्यक्रम से नहीं बनता। India has come a long way. From new ideas to new possibilities to new milestones. With every step forward, India has continued to grow and evolve. And for the last 50 years, Vikas Group, a leading B2B supplier across diverse sectors, has been part of that journey, driven by innovation and excellence. विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच। पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सर, आज हम सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं और मिशन 2047 तो हमारी चर्चा का विषय अक्सर रहता है। तो 2047 में आप
सिविल सोसाइटी की भूमिका कैसे देखते हैं? यदि मेरी बात करें तो मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां हर शहर में सक्रिय नागरिक समूह हों, हर जिले में प्रभावी सामाजिक संस्थाएं हों, जी हर समुदाय अपने क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। जी एक ऐसा भारत जहां नागरिक केवल समस्याओं की ओर इशारा ना करे बल्कि उनके समाधान का हिस्सा बने। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में नागरिकों की समाज निर्माण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, सामुदायिक नेतृत्व जैसे अनेक क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाएं सरकार की महत्वपूर्ण सहयोगी बनेंगी। तभी ये पूरा समाज और हमारा देश 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर सकता है। यदि हम देखें तो विकसित देशों के अनुभव भी हमें यही बताते हैं कि जहां मजबूत सरकारों के साथ साथ मजबूत सामाजिक संस्थाएं और सक्रिय नागरिक समाज भी मौजूद है, वहीं पर वही देश जल्दी विकसित हो पाया है। यही कारण है कि विकास केवल सरकारी कार्यक्रम से नहीं बनता बल्कि सामाजिक संस्कृति का हिस्सा हो तभी बनता है। भारत के पास इस दिशा में एक विशेष अवसर है। हमारे पास सेवा की परंपरा है, परिवार की व्यवस्था है, सामुदायिक सांस्कृतिक है और करोड़ों ऐसे नागरिक हैं जो समाज के लिए योगदान देना चाहते हैं। बल्कि मैं करोड़ों नहीं बोलूंगा, हर देश का हर नागरिक समाज के लिए अपना योगदान देना चाहता है। आवश्यकता है केवल उस ऊर्जा को संगठित करने की और उन सबको दिशा देने की। अगर मैं आगे की बात करूं, 2047 का विकसित भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं होगा बल्कि एक ऐसा राष्ट्र होगा जहां नागरिक जिम्मेदार होंगे, संस्थाएं मजबूत होंगी, समुदाय सक्रिय होंगे और समाज विकास का वास्तविक भागीदार होगा। आखिर में यदि मैं बोलना चाहूं तो विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब 140 करोड़ भारतीय स्वयं इस यात्रा के सहभागीदारी बनेंगे, केवल दर्शक नहीं। इसको अगर मैं सम अप करके कुछ 2-3 पंक्तियों में कहना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं, 2047 का भारत केवल सरकार द्वारा संचालित नहीं बल्कि समर्पित समाज द्वारा और नागरिकों के द्वारा बनाया हुआ सशक्त राष्ट्र होगा। नंदकिशोर जी, भारत युवा आबादी है जैसे कि आपने कहा, और आमतौर पर देखा जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों में भी या घर पर भी युवाओं को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है या स्किल लेने के लिए कहा जाता है या नौकरी लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे संस्कार, जिम्मेदारी और ऐसे गुण, ईमानदारी जैसे गुण, इनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ये गुण डेवलप करना और इन पर ध्यान देने के लिए बच्चों को प्रेरित करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है और इग्नोर नहीं किया जाता। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ इनके ऊपर चर्चा भी नहीं होती और चर्चा नहीं होती इसलिए फिर वो जैसा बच्चा समाज बाकी देखता है वैसा बन रहा है। इसके लिए आवश्यकता कुछ करने की, इसलिए मैं कुछ उदाहरण अपने जो मैंने जीवन में करके देखे 27 साल, मैंने बच्चों को जो जो कमियां नजर आई पूरे, क्यों मैं कई कॉलेजों का चेयरमैन सरकार में भी रहा और शिक्षा से 60 साल से जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चों में जो गुण देना चाहते हैं उसके लिए पहले तो वो उतने गुण मुझे में चाहिए, मेरी फैकल्टी में चाहिए। तो फैकल्टी को ट्रेंड करना, फैकल्टी को इस लायक बनाना कि उनका चरित्र बोले, शब्दों से काम नहीं चलेगा। सब कुछ हो के भी बिना चरित्र के लोग बनेंगे तो क्या बनेंगे। इसे चरित्र के लिए रोल मॉडल उसका टीचर है, टीचर के लिए रोल मॉडल उसका डायरेक्टर है, उनके लिए रोल मॉडल हम ट्रस्टीज हैं। उसके धीरे धीरे एक चेन बनती है। अच्छाई को लाने में समय लगता है, खराब करने में लगता नहीं टाइम। इसलिए उन कार्यक्रमों को करना, वैसे लोगों को बुलाना जिनसे प्रेरणा लें लोग, और उन लोगों का एक्सपोजर कराना बच्चों का। अब बच्चों को दर्द क्या होता है वो दिखाने से पता चलेगा। इसलिए दिल्ली में 2 सेंटर थे हमारे, वो दिखवाए उनको देखा ऐसा भी दुख होता है इंसान कि वो बिल्कुल कोई घर वाले ही नहीं पूछ रहे, उसको याददाश्त भूल गया है, उनको मिलवाना। किसी ढंग से 10 गांव अडॉप्ट किया हमने दिल्ली के, 5 गांव हिमाचल में की। गांव का देख के ना, गांव के जीवन को देखना क्या मुश्किलें हैं। अनाज पैदा कैसे होता है ये नहीं पता शहर के बच्चों, बिल्कुल पता नहीं तो उसे किसान की इज्जत कैसे करेगा। अब ये सब काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए रोजाना 2 साल से यज्ञ चलता है डेली सुबह 8 बजे। क्यों? यज्ञ की महिमा बताना, जिससे पर्यावरण कैसे ठीक रहेगा,
ये केवल हमने धुआं नहीं करना, केवल घी नहीं है डालना, ये क्या क्या है इसका, उसके लिए बातचीत करना, फिर यूट्यूब पे उसको अपलोड करना। बड़े बड़े केरल में बाढ़ आ गई तो दिल्ली का लगता है कि मुझे केरल से क्या लेने देना। हमने तुरंत वहाँ 50 लाख रुपए इकट्ठे करके सब बच्चों से, टीचर से, जितने तुम दोगे उतने हम भी लेंगे। मतलब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों रियल को लाइफ आप से दिला उनको समझ में आता। बात तो जी, ठीक जी, है। जी। अब राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय दुनिया थी, जी आवश्यकता थी, तो उस समय हर तरह का काम किया। फिर उन्होंने कहा भाई मोदी जी का आह्वान है केयर के लिए, पीएम केयर फंड, हमने सबसे पहले 1 करोड़ रुपए भेजा। क्यों? बच्चों को पता चलना चाहिए मेरी भी ड्यूटी है, किसी का इलाज होगा मेरे पैसे से, मेरा देश आगे बढ़ेगा, ये दायित्व बोध कराना। इसलिए हमने तो एक लाइन सीखी हुई, यही बोलता हूँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जी जी हमारे जो कर्जे हैं मेरे पास, समाज का ऋण है, गुरु का ऋण है, मुझे कितने लोग मेरे जीवन को चलाने में सहयोगी हैं, उनके बारे में जानकारी तो दो बच्चों को। जानकारी देने के बाद बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो हमसे भी आगे बढ़ के काम करता है, कर रहे हैं। सिविल डिफेंस होती थी, आज भूल गए लोग। हमने सिविल डिफेंस में वार्डन स्तर पे काम किया, देश में जब जब लड़ाई हुई हमें काम किया। काम क्यों किया? कि हमारे टीचर ने हमें समझाया, एक पर्पस दिया। तो पर्पस दे दो, बच्चे के पास सब कुछ है और ये दे दिया है पर्पस। एक लक्ष्य है 2047, बार बार बोलने से समझ आ रहा है कुछ बात, और फिर ये समझ आ रहा है कि मेरे लिए तो है, हमारे लिए नहीं है 2047, युवाओं के लिए। आपकी जो आज 35, 40, 50 साल की उम्र वाले हैं उनको तो आता हुआ नजर आ रहा है ना 21 साल बाद। बिल्कुल सर। जो हम 80 साल वाले हैं उनके लिए बेशक ना हो, परंतु हमारा सपना शहीद भगत सिंह वाला है, महात्मा गांधी वाला है, सरदार पटेल वाला है, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ संघर्ष किए। बहुत बढ़िया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सब कुछ करके भी, विदेश जाकर भी देश के लोगों को संगठित, जी सर। वो भी यूथ थे ना। तो यूथ के ऊपर भरोसा करो, उसको शाबाशी दो और उसको अदर एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करो। लेकिन अब समय हो गया है एक छोटे से विराम का। एडमिशन लेके छोड़ के नॉर्मल एमएससी लेके प्रोफेसर बनूंगा और बच्चों को अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में। सुनील सर, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और आजकल के युवा जो हैं ग्लोबल सिटीजन बनने की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड नजर आ रहे हैं। ऐसे में अपना इंडियन कल्चर, हमारी वैल्यूज और अपनी राष्ट्रीय पहचान जो है उसको हम कैसे बरकरार रख सकते हैं? आज का हमारा युवा जो है पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रहा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हेल्थ केयर में, एजुकेशन में हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकें और सभी का स्वास्थ्य का और शिक्षा का ध्यान दे सकें। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है।
हमारा स्टार्टअप का इकोसिस्टम पूरे संसार में सबसे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन के उभरा है और बहुत सारी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हर युवा के पास आज हैं। हमें एक ऐसे युवा की आवश्यकता है जो वैश्विक सोच रखता हो और विश्व स्तर पर अपना कंपटीशन कर सके, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब उस युवा को इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सब की नॉलेज हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आवश्यकता है कि हम जितना हम वैश्विक बने उतना ही हमें अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी विकसित राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान उसकी सांस्कृतिक आत्मविश्वास है, जिसे हम कल्चरल कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो जापान आधुनिक है लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी कोरिया तकनीकी रूप से बहुत आगे है लेकिन अपनी भाषा और अपनी परंपराओं पे आज भी गर्व करता है। यूरोप के अनेक देश आधुनिक हैं फिर भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखते हैं और उस पर गर्व करते हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सभ्यता, उसकी पारिवारिक व्यवस्था, सेवा की संस्कृति और वासुदेव कुटुंबकम जैसे विचार हैं। यदि हमारा युवा आधुनिक तकनीक अपनाए, वैश्विक अवसरों का लाभ उठाए, लेकिन साथ ही अपने मूल्यों, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी को भी साथ लेकर चले, तो भारत दुनिया को एक विकास का नया मॉडल दे सकता है। विकसित भारत 2047 का युवा केवल ग्लोबल प्रोफेशनल नहीं होगा बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक भी होगा जो कि अपनी परंपरा पे गर्व भी करता होगा। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं को वैश्विक सोच रखनी चाहिए लेकिन भारतीय मूल्यों का भी ध्यान देना चाहिए। यही विकसित भारत के युवा की सबसे बड़ी पहचान होगी। नंद किशोर जी, आपने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि इसकी प्रेरणा की कहानी क्या है और कोई ऐसा वाकया जो आपके जीवन में हुआ हो जिसने आपका हृदय परिवर्तन किया हो, जो आपके जीवन में सबसे करीब हो। मैंने जीवन में जो भी कुछ सीखा, थोड़ा लकीर से हटके सोचने की जो प्रवृत्ति मुझे दी, वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी। एक सब्बरवाल जी टीचर थे जिन्होंने मुझे माय फेवरेट लीडर का, जब ऐसे सब जवाहरलाल नेहरू लिखते थे उस समय उन्होंने जयप्रकाश नारायण पर लिखा 1964 में। और 68 में मैं दीक्षांत समारोह जब मेरे प्री इंजीनियरिंग का हुआ तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, जिनको हम रज्जू भैया जी के, वो उसमें आए थे और उन्होंने जो कहा था वो दिमाग में दर्ज हो गया। तो बल्कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई फिर एडमिशन लेके छोड़ के नॉर्मल एमएससी इसलिए कि प्रोफेसर बनूंगा और बच्चों को अपने जैसा बनाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी का वो ऐसे मुझे 74 में उस आंदोलन का हिस्सा बना दिया जिसके कारण मैं आपातकाल के अंदर तिहाड़ जेल में भी रह के आया 2 महीने। तो दिशा परिवर्तन हो गई और निकलते ही लोगों ने नेता मान लिया, जबकि मेरी राजनीति में रुचि ना पहले थी ना आज है। मैं और मोदी जी लगभग हम उम्र हैं, एक ही उससे निकले हुए समझो विचार परिवार से, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार जी, परम पूजनीय गोलवलकर जी, इनके साथ काम करने का अवसर मिल गया। गोलवलकर जी के साथ, शेषाद्री जी के साथ, सुदर्शन जी और भागवत जी के साथ तो बहुत ही, जो आज संघ के चीफ है। अब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने का, और जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक व्यक्तिगत, तो बहुत कुछ सीखा इनसे। और फिर सीखा हमने स्काउट्स में जूनियर एनसीसी को एसीसी बोलते थे, फिर एनसीसी, और फिर उसके बाद सिविल डिफेंस में काम किया 5-4। जब भी कोई अवसर मिला देश के लिए काम किया, सीखा और देश के प्रति समर्पण भाव धीरे धीरे मन में आया और उसको आगे शिक्षा के माध्यम से जो एक टीचर बनने की इच्छा थी वो आज कई विद्यालयों के साथ, कॉलेज यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने तक का भगवान ने अवसर दिया। पाकिस्तान बनने के कारण उजड़ के पिताजी आए थे, फिर से लाइफ 10 बाई 10 के कमरे से शुरू की थी। तो भगवान देता सब कुछ है, उस पर विश्वास करें तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 से
बहुत पहले मुझे लगता है 2032 से और तसल्ली लोगों की हो जाएगी। 32 से कह रहा हूँ मैं कि अब हम बहुत तेजी से उधर आगे बढ़ रहे हैं। जी सुनील सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आपका आज का मैसेज। मैं कहूँगा कि हम सब व्यक्तियों को अपनी मानसिकता बदलनी है, बजाय इसके कि हम ये बोलें कि हमारे लिए परिवार ने क्या किया, ये समाज मेरे लिए क्या करता है, राष्ट्र ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। हमें ये सोचना शुरू करना चाहिए, मैंने परिवार को क्या दिया, मैंने समाज को क्या दिया, मैंने देश को क्या दिया, और मैंने पूरी मानव जाति के लिए क्या किया, कुछ किया या नहीं, और मुझे कैसे करना चाहिए। तो हमारा देश विकसित राष्ट्र की तरफ तेजी से आगे बढ़ना शुरू होगा। बिल्कुल। नंदकिशोर जी, हमारे दर्शकों के लिए आपका मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि हमारी सारी चर्चा सिविल सोसाइटी जी। तो लोक के अंदर लोक प्रभावी हो जाए और तंत्र उसके अधीन हो। उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक नागरिक जो जो हमें दिशा मिल रही है, हमारी परंपरा है, उसको निभाते हुए वोट अवश्य दें, देश को आगे रख के दें, जातियों से और छोटी चीज़ों से ऊपर उठकर देश हित में वोट देना सीखें, जैसा अभी रिसेंट 2-3 साल में हुआ है। 90-95% वोट देंगे तो लोकतंत्र 95% मजबूत हो गया। 30% लोग वोट देंगे तो 70% जो नहीं दे रहे, उनके दोष के कारण लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए सबके सब राष्ट्र हित में सोचें और हित में देखते हुए ही अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। मजबूत लोकतंत्र के अंदर ही ये सभी चीजें संभव हैं। बिल्कुल। सुनील सर, अब टाइम हो गया है, हमारे आज के मेहमान को हम एक सोवेनियर दे के सम्मानित करें। जी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी आज हमारी, और इस डिस्कशन में आने के लिए सुनील जी और गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो आज की इस चर्चा से स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्याई शक्ति केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है। अगर सही दिशा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, तो यही युवा शक्ति विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे सम्माननीय शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी का, और हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से राष्ट्र निर्माण और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।